पार्ट टू, एग्जीक्यूशन। पार्ट टू, एग्जीक्यूशन जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37। दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 36 में क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 36 ये बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज including provision relating to payment under a decree, so far as they are applicable, be deemed to apply to the execution of orders including payment under an order। तो अब इसको समझते हैं कि जो डिक्री जो दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन नंबर 2 में, इसका डेफिनेशन। उसका जो ऑर्डर का डेफिनेशन है वो कहाँ दिया हुआ है, 2 के 14 में दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि लॉ जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इसमें एक सब्सटेंटिव होते हैं और दूसरे होते हैं प्रोसीजरल। तो जो सब्सटेंटिव होते हैं वो कॉज ऑफ एक्शन को डिफाइन करते हैं, विच डिफाइंस कॉज ऑफ एक्शन। और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे हम रेमेडी या फिर रिलीफ ले सकते हैं अगर ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो जो सब्सटेंटिव है, जैसे कि मैंने बताया, जो कॉज ऑफ एक्शन को डिफाइन करते हैं, तो जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वो दी गए हैं सेक्शन नंबर 36 से लेके 74 तक। और जो प्रोसीजरल प्रोविजंस दिए गए हैं वो पूरे दिए गए हैं ऑर्डर 21 में, रूल 1 से लेके 106 तक। तो जैसे कि अपन आते हैं अब सेक्शन नंबर 36 में, तो सेक्शन नंबर 36 का जो हेडिंग है वो क्या बोलता है, एप्लीकेशन टू ऑर्डर। मतलब जो एग्जीक्यूशन होगा, डिक्री का जो एग्जीक्यूशन होगा वो एज इट इज़ ऑर्डर पे भी अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग पेमेंट अंडर ऑर्डर। अगर ऑर्डर में अगर कोई पेमेंट की बात की गई है, किसी ऑर्डर, जो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, तो उसमें अगर कोई पेमेंट की बात की गई है कि अगर इसको इतना पेमेंट किया जाए इंटरिम मेंटेनेंस लाइक, तो वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का जो प्रोविज़न होगा, उसका जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा वो एज इट इज़ होगा जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का होता। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 37, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का डेफिनेशन, विच पास्ड अ डिक्री। कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री का जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 37 में दिया हुआ है। और इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ना, कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री का मतलब क्या होगा, जो इन रिलेशन हो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब एग्जीक्यूशन हो रहा हो किसी डिक्री का, तो कोर्ट विच पास द डिक्री का मतलब क्या होगा वो हम पढ़ते हैं, विच डीम टू इंक्लूड where the decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the court of first instance। जब जो डिक्री एग्जीक्यूट की जा रही है वो अगर अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात कर रही है, तो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा कोर्ट विच पास द डिक्री। जैसे समझ लीजिए एक सीजे क्लास 1 है, एक सीजे क्लास 1 है, इसकी जो अपील गई है वो डीजे के पास गई है। अब डीजे ने यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया है, इस ऑर्डर को जो एग्जीक्यूट करेगा वो कौन करेगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि ये जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में इसकी जो डिक्री हुई है उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, तो वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मीन्स सीजे क्लास 1 एग्जीक्यूट इट। इसका दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है देखते हैं आगे। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड, वो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो
ख़त्म हो गया है, सीज टू एग्जिस्ट, अब वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हैव जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन भी सीज हो गया है या वो है ही नहीं टू एग्जीक्यूट इट। द कोर्ट which, if the suit wherein the decree has passed was instituted at the time of making application for the execution of decree, would have jurisdiction to try such suit। तो जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अगर सीज हो जाता है तो हम किसके पास जाएंगे? तो सिंपल बोला गया है कि जो सूट अगर हम उस डिक्री को पास करवाते तो जिस के पास ये जुरिस्डिक्शन है उस सूट को एंटरटेन करने का, तो वो कोर्ट कहलाएगा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। एक्सप्लेनेशन में बात है तो एक्सप्लेनेशन में बोला है द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस does not cease to have jurisdiction to execute a decree merely on the ground that after the institution of suit the decree was passed or after the passing of decree any area has been transferred from the jurisdiction of the court to the jurisdiction of another court, but in every such case such other court shall also have jurisdiction to execute it if the time of making application for the execution of decree it would have jurisdiction to try such suit। तो अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसमें ये बोला गया है कि समझ लीजिए एक ये है एरिया रायपुर, ये एरिया है आरंग, प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आती है। तो पहले क्या हुआ था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इस जुरिस्डिक्शन के अंदर इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था इसको ट्राई करने का इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बाद में क्या हुआ कि एक आरंग में भी एक कोर्ट फॉर्म हो गया। तो जैसे आरंग में कोर्ट फॉर्म हुआ तो ये जो प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन है वो इस कोर्ट के पास भी आ गया। तो एक्सप्लेनेशन में यही बोला गया है कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब जो रायपुर कोर्ट है वो उसके पास तो था ही था, लेकिन बाद में इस कोर्ट के पास भी अगर प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन आ जाता है तो हम मानेंगे कि दोनों इसके पास भी और इसके पास भी एग्जीक्यूशन का पावर होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम जुडी कृषि टीम।